हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क का। जनरली 6 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 1 मार्क का थ्योरी आता है। चेंज हो सकता है पैटर्न जैसे भी हो, लेकिन टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका मीनिंग लिखो पहले। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और non-profit organization are those organization whose main objective is not to earn profit, whose main objective is not to earn profit but to serve the society and its members, but to serve its society, but to serve the society and its members. मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना या उस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको सर्व करना। जैसे एक एग्जाम्पल अगर लूं तो संबलपुर में एक लायंस क्लब है। वो जनरली एक आई कैंप करता है। उस आई कैंप में वो कैटरेक्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद, का ऑपरेशन करता है बुजुर्ग लोगों का, खास करके वो बुजुर्ग जो गरीब हैं, जो कॉस्ट एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनका मोतियाबिंद कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में होता है। इसके लिए पेशेंट को 3-4 दिन रखना पड़ता है। जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां पे लायंस क्लब ये सब बंदोबस्त करता है। वो डॉक्टर्स बुलाता है अपने कॉस्ट पे। जो मेडिसिन देनी होती है वो फ्री में देता है लायंस क्लब। जो मरीज आते हैं, जो रुकते हैं तो 3-4 दिन, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता है, उनके रहने का बंदोबस्त करता है और सारा खर्चा लायंस क्लब सर्व करता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा लायंस क्लब सोसाइटी को सर्व कर रहा है। और ऐसे क्लब जनरली कुछ एंटरटेनमेंट फंक्शन भी करते हैं। जैसे अक्सर ये 31st नाइट सेलिब्रेट करते हैं। उसमें सारे मेंबर्स आएंगे, कुछ गेम्स वगैरह होगा, कुछ म्यूजिक प्ले होगा, रात को डिनर होगा।
और कुछ एक्टिविटीज भी होंगी। तो इन फंक्शन के द्वारा वो अपने मेंबर्स लोगों को सर्व कर रहा है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्व करना या अपने मेंबर्स को सर्व करना, या दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में ये मैं टीएस ग्रिवल से बता रहा हूं, टीएस ग्रिवल की बुक से। नेक्स्ट पेज में आपको दिया है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास दूसरी बुक है तो वहां भी पक्का फीचर दिया होगा। फीचर्स के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पढ़ना इसको। कुछ भी डाउट होगा मेरे को कॉल कर सकते हो, अपने फ्रेंड अपने भाई बहन का भी हेल्प ले सकते हो, हाँ, अपने कंसर्न टीचर का भी हेल्प ले सकते हो, मुझको भी फोन कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, लिखो डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये डिफरेंस मैं आपको टीएस ग्रिवल से बता रहा हूं, तुम्हारे बुक में भी होगा, पढ़ना। कुछ डाउट होगा तो बोलना। एक बार मैं इसे समझा रहा हूं टीएस ग्रिवल की बुक से। पहला पॉइंट, पर्पस फॉर विच सेटअप। ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का पर्पस क्या होता है, क्यों ये बनाए जाते हैं। पहले लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? क्या लिखा है? इट इज सेटअप with a purpose to further cultural, educational, religious, professional और अदर पब्लिक सर्विस। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव है कि कल्चरल एक्टिविटी को या एजुकेशनल को, एजुकेशन को या रिलीजियस को या प्रोफेशनल या पब्लिक सर्वेंट को फर्दर करना, मतलब और बढ़ाना। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, आप ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरा पर्पस भी लिख सकते हो जो हमने मीनिंग में पढ़ा। क्या लिख सकते हो पर्पस में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? कि इनका पर्पस होता है सोसाइटी को सर्व करना, मेंबर को सर्व करना। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। फिर सोर्स ऑफ फंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कहां से आते हैं? बिकॉज पैसे तो जरूरी है। आपको मालूम है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बिना पैसे का तो कुछ काम ही नहीं होगा।
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कहां से आते हैं? इसमें क्या लिखा है देखो, दे आर रियलाइज्ड बाय वे ऑफ मेंबरशिप फी। कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति अगर एक क्लब का मेंबर बनना चाहता है तो क्लब को मेंबरशिप फी देगा, जिसको हम एडमिशन फी भी बोल सकते हैं या एंट्रांस फी बोल सकते हैं। वो एक जरिया है पैसा आने का। दूसरा है सब्सक्रिप्शन, एक मेन जरिया है पैसा आने का, क्योंकि हर क्लब के मेंबर को मंथली या क्वार्टरली या ईयरली कुछ पैसे देने होते हैं अपने क्लब को, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। और है डोनेशन, ऐसी संस्था को, ऐसे क्लब को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दान भी मिलता है ना। वो क्लब जिस शहर में है, उस शहर में कोई अगर बड़ी कंपनी है तो कंपनियां दान देती हैं ऐसी संस्था को। उस एरिया में जो रिच व्यक्ति है, रिच व्यक्ति भी दान देता है ऐसी संस्था को। तो डोनेशन भी उनका एक सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है। और अब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ फंड क्या है? देखो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन होता है वो पैसे देता है बिजनेस को, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो एक सोर्स ऑफ फंड है, वो एक सोर्स ऑफ फंड है। अगर और पैसों की जरूरत है और बिजनेसमैन के पास नहीं है तो बिजनेस लोन लेके आता है बैंक से या कहीं और से, वो भी एक सोर्स ऑफ फंड है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली साल के एंड में 3 अकाउंट बनाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो साल के एंड में बनाता है जनरली 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सरप्लस या प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर इनकम साइड हैवी है, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग सरप्लस। क्या बोलते हैं डिफरेंस को? सरप्लस। और अगर रिवर्स है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो डिफरेंस को हम बोलते हैं डेफिसिट। ठीक। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अच्छा, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तो बनाता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। अगर पीएल अकाउंट में हैवी है क्रेडिट साइड, तो जो बैलेंस आता है डेबिट साइड में उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड हैवी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, उसको हम बोलते हैं नेट लॉस। और 5वां पॉइंट दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखा है? इट्स प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड among its member. एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमाता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहते हैं, मेंबर लेके नहीं जाते हैं, वो मेंबर के बीच में बांटा नहीं जाता है, वो उस क्लब के पास ही रहता है। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? एक बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसको बिजनेसमैन ले लेगा। आपको याद होगा, आप जब 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट, तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है पीएल अकाउंट से, उसको हम कैपिटल, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कैपिटल से ऐड करते थे। मतलब उस नेट प्रॉफिट को बिजनेसमैन ले लिया और अपना कैपिटल बढ़ा लिया। ठीक है, ये 5 डिफरेंस दिया हुआ। अगर तुम्हारे पास अलग बुक है तो प्राय यही सब डिफरेंस होगा, पढ़ना एक बार। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो मेरे को इमीडिएटली फोन करना। अब मैं नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप लिखो दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU इसको हम बोलते हैं। फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर संबलपुर यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन को प्रमोट करना होता है। फिर लिखो BCCI। BCCI का नाम सब सुने रहोगे, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बहुत फेमस नाम है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स, क्रिकेट को प्रमोट करना। IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, है ना, प्राय सब हर शहर में आपको एक मिलेगा मारवाड़ी युवा मंच। इन लोग बहुत सा सोशल एक्टिविटी करते हैं। इनका भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।
ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एक बार लिखो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फिर लिखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ एग्जाम्पल लिखो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें आएगा, लिखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, लेकिन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। धीरू भाई अंबानी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो स्टार्ट किए थे, वो प्रमोटर थे इस कंपनी के। फिर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये भी कंपनी है, इंडिया में बहुत सारा सामान बेचती है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना है। बजाज ऑटो लिमिटेड, इसके टू व्हीलर्स आते हैं, पहले स्कूटर बहुत फेमस थे इसके, बजाज सुपर, बजाज चेतक, बहुत फेमस थे। आजकल तो स्कूटर कम हो गए हैं, बाइक ज्यादा हो गई हैं। प्राइवेट बुक शॉप, प्राइवेट होटल, प्राइवेट मॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आजकल बहुत है प्राइवेट हॉस्पिटल। अपोलो बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिया का। फिर टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। फिर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको के नाम से फेमस है, ये उड़ीसा के अंगुल शहर में है। पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे छोटे मोटे होटल होंगे, वो सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखाए हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी कॉपी में लिखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। This type of organization generally prepares following three
at the end of the year. पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा बैलेंस शीट। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जनरली साल के एंड में ये तीन चीजें बनाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। हेडिंग लिखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखा रहा हूं, आप लिखो। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इसको हम बोलते हैं, ये एक समरी है कैश बुक का। देखो, समरी ऑफ कैश बुक क्यों बोलते हैं? आप सब कोई कैश बुक पढ़े हो क्लास 11th में। कैश बुक का और एक नाम था कैश जर्नल। इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज। इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज। सुनो, मान लो एक क्लब है, उसका एक एम्प्लॉई है। मान लो छोटा सा वॉचमैन रखा है वो क्लब, या एक पीएन रखा है। मान लो उस पीएन की सैलरी है महीने की, मान लो 10,000 रुपए, और उस क्लब ने कहा था तेरे को हर महीने का 7 तारीख को सैलरी मिलेगा। मान लो क्लब फॉलो कर रहा है कैलेंडर ईयर, तो जनवरी 7 को 10,000 रुपए देगा वो उस स्टाफ को, और अपना कैश बुक में लिखेगा बाय सैलरी 10,000। फिर फरवरी 7 को सैलरी देगा 10,000, तो फरवरी 7 को लिखेगा कैश बुक में बाय सैलरी 10,000। फिर मार्च को देगा तो मार्च 7 को लिखेगा कैश बुक में बाय सैलरी 10,000। फिर अप्रैल को देगा तो अप्रैल को लिखेगा बाय सैलरी 10,000। ऐसा करके साल में 12 टाइम्स देगा वो। साल में 12 टाइम्स देगा और 12 टाइम लिखेगा बाय सैलरी, बाय सैलरी, बाय सैलरी, बाय सैलरी, हर महीने में एक बार। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है साल के एंड में, उसमें हम लिखेंगे बाय सैलरी एक ही बार, और उसमें अमाउंट कितना डालेंगे? हम 10,000 पे किए 12 टाइम्स, तो कितना हो गया? 1,20,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय सैलरी 1,20,000 एक ही बार लिखेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश बुक देख के बनाते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक भी बनाता है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग तो साल भर होगा डेट वाइज, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनेगा साल के एंड में। इसलिए इसको बोलते हैं समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है,
तो इसके बारे में थ्योरी में कुछ भी लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा। टीएस ग्रेवल की बुक में है, बाकी बुक में भी होगा। वो थ्योरी, फॉर्मेट और नेक्स्ट पेज में उसका फीचर्स दिया हुआ है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीनों पढ़ के आना। कुछ भी डाउट हो, घर में पढ़ना है इसको, और कुछ भी डाउट हो मेरे को इमीडिएटली कॉल करना, या मुझको कॉल करना, या अपने भाई बहन से समझना, या अपने कंसर्न्ड टीचर से समझना, या मुझको फोन करना। मुझको फोन तुम कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे कौन? अम्मा। आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। ये मैं टीएस ग्रेवल की बुक से प्रॉब्लम करवा रहा हूं। अगर किसी के पास टीएस ग्रेवल की बुक नहीं है तो मुझसे वो कांटेक्ट करे, मैं उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करूंगा। या आप चाहोगे तो आपके पास जो बुक है उससे भी कर सकते हो। उसमें पक्का देखना, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पक्का होंगे जिनमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बहुत ही सिंपल अकाउंट है। ये कैश बुक की तरह होता है। इसमें दो साइड होते हैं। डेबिट साइड को हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड को हम बोलते हैं पेमेंट साइड। डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड। जब भी क्लब के पास पैसा कहीं से अगर आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेगा, और पैसा अगर जा रहा है क्लब से बाहर कहीं तो क्रेडिट साइड में। जैसे हम करते थे कैश बुक में, जो आप क्लास 11th में पढ़े हो, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 1 देखो टीएस ग्रेवल का। इसमें दिया हुआ है कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 को 44,000। मतलब साल के शुरू में उस क्लब के पास 44,000 रुपीज था। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस हुआ, और आपको मालूम है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 3,76,000। मतलब सब्सक्रिप्शन के नाम पे उस क्लब को 3,76,000 दिया, मिला। तो पैसा आया तो ये डेबिट साइड में आएगा। मैं इससे पहले इसका फॉर्मेट पढ़ने के लिए बोला हूं। फॉर्मेट पढ़ने के बाद अच्छे से ये नंबर ट्राई करना, और कुछ भी सॉल्व करते वक्त कुछ भी डाउट हो मेरे को बोलना। डोनेशन। अब डोनेशन इस क्लब को मिला है 80,000। डोनेशन मिला मतलब पैसा आया, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा।
चेक करो आया है, टू डोनेशन 80,000। एंट्रांस फी, ये क्या होता है? जब कोई नया मेंबर उस क्लब में आता है तो वो एंट्रांस फी देता है या एडमिशन फी देता है, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। फिर रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, मतलब उस क्लब का एक हॉल था, उसको भाड़े पे दिया और उसको रेंट मिला 52,500। रेंट मिला मतलब पैसा मिला, तो ये भी रिसिप्ट साइड में आएगा। चेक करो आया रहेगा डेबिट साइड में। फिर आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो क्लब में पक्का लाइट की व्यवस्था होगी, फैन होंगे, एसी भी हो सकता है, उसका इलेक्ट्रिक बिल आएगा, क्लब पे करेगा, तो क्लब का पैसा जा रहा है, तो ये पेमेंट साइड में आएगा। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चेक करो आया है। फिर टैक्सेस, क्लब को कुछ टैक्स पे करना होगा, हुआ करना पड़ा होगा, तो टैक्स तो पे करेगा, तो पैसा गया, ये पेमेंट साइड में आएगा। सैलरी एंड वेजेस 2,15,000, ठीक है। उस क्लब के कुछ स्टाफ होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे, कुछ नौकर चाकर होंगे, उनको सैलरी देगा, तो खर्चा है वो, पैसा जाएगा, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। फिर ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर टाइमिंग इतना बता रहा हूं कि सेक्रेटरी को हम ऑनोरेरियम दिए, ऑनोरेरियम दिए मतलब ऑनर दिए, ऑनर दिए मतलब सम्मान दिए। अब सम्मान कैसे दिए हैं? पैसा में लिखा हुआ है 25,000, तो हम उसको या तो उसके सम्मान में उसको 25,000 का चेक दिए, या 25,000 का कोई सामान, टीवी, फ्रिज खरीद के दिए कि नहीं, तो पेमेंट किए, तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट मिला, तो ये रिसिप्ट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा हो, ये तो एक्सपेंस है, सबको मालूम है, पेमेंट साइड में आएगा। पेटी एक्सपेंसेस भी खर्चा है, पेमेंट साइड में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, ये भी खर्चा है, पेमेंट साइड में आएगा। फिर उसके बाद इस नंबर में रिसिप्ट साइड हैवी है, उसको ऐड करोगे तो बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड में 3,30,000, ये बैलेंस आएगा। और ये है कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, और इतना पैसा क्लब के पास था साल के एंड में। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे लोगों, पहले फॉर्मेट पढ़ना, फॉर्मेट में कुछ डाउट हो मेरे को फोन करना, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन 1 करना, तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर इलस्ट्रेशन 2 करना और इलस्ट्रेशन 3 करना। लेकिन कब? फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है पढ़ने के बाद। और ये बहुत इजी है क्योंकि टोटली कैश बुक से कनेक्टेड है, और कैश बुक आप सब कोई क्लास 11th में बनाए हो, ठीक है बच्चे लोगों। तो आज इतने ही पढ़ेंगे, कितना पढ़ के आना, कुछ थोड़े बहुत नंबर दिया हूं वो करना,
और कुछ भी डाउट हो मेरे को फोन करना। ओके, हैव अ नाइस डे।